हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य इग्नू। तो आज की इस वीडियो में हम बीटीएमसी 135 कॉन्सेप्ट एंड इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करके उनमें से जितने भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड थे उनको सिलेक्ट किया और उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। और आपको एक मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है जो कि एकलव्य एक दो, जहाँ पे आपको सारे अपडेट्स दे दिए जाएंगे टाइम टू टाइम। और अगर आपको वेबसाइट नोट्स चाहिए फ्री में और उनकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, और नोट्स के लिए आपको हमारे वेबसाइट को विजिट करना है जो कि है www.eklavyaignu.com। ओके, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रैवलिंग इन मॉडर्न पीरियड। तो मॉडर्न पीरियड जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे ट्रैवलिंग का या ट्रैवल करने का तरीका जो है उसमें कैसे ग्रोथ आया, क्या क्या चीजें डेवलपमेंट हुई, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रैवल इन द मॉडर्न पीरियड have been marked by significant advancement in transportation technology and changes in societal attitudes। समय के साथ साथ आपने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे ज्यादा आगे विकसित हुआ, टेक्नोलॉजी कैसे कैसे डेवलप होने लग गई, नई नई टेक्नोलॉजी सामने आई जिससे ट्रैवल में भी बहुत हेल्प हुआ, है ना। और सोसाइटी जो थी उसका भी एटीट्यूड जो था वो ट्रैवलिंग के टुवर्ड्स बदलने लग गया। पहले तो ट्रैवलिंग का मतलब एक ही मात्र होता था, व्यापार करना, व्यापार के उद्देश्य से ट्रैवल करना। परंतु जब लोगों को पता चला कि फुर्सत के समय को कैसे यूज किया जा सकता है ट्रैवलिंग करके, तो ट्रैवलिंग करना जो है वो आगे बढ़ने लगा और डेवलप होने लगा। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि लोगों को ना अपने लेजर टाइम के बारे में पता चला और उन्हें अपने खाली समय को एक्सप्लोर करने में बदला, है ना। और अपने खाली समय को व्यर्थ ना करके उन्होंने ट्रैवलिंग के ऊपर फोकस किया। तो धीरे धीरे चीजें सारी चीजें डेवलपमेंट हुई, जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई, तो इससे लोगों को और आकर्षक मिलने लग गया, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा ट्रैवल करने लग गए। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो बताते हैं कि कैसे कैसे जो ट्रैवलिंग है उसमें डेवलपमेंट हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रांसपोर्टेशन रिवॉल्यूशन। ट्रांसपोर्टेशन में कैसे रिवॉल्यूशन आया 19th और 20th सेंचुरी में, कैसे आपने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन जो था वो चेंज हो रहा था। नए नए स्टीम इंजन आए, तो उसके साथ साथ स्टीम इंजन के साथ आने के साथ साथ कई नई धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, और जिससे क्या हुआ, रेलवे जो थी वो बहुत ज्यादा डेवलप होने लग गई। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, और खासकर लंबे डिस्टेंस में, तो उस चीज में जो रेलवे था उन्हें उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर धीरे-धीरे आजकल तो देखा आपने कि कैसे फ्लाइट्स वगैरह भी इन्वेंट हो चुकी हैं, और आपकी कुछ घंटों में ही अ, एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से ट्रैवल में ट्रांसपोर्टेशन ने जो बहुत ज्यादा हेल्प किया है। मास टूरिज्म, इसमें क्या हुआ, पैकेज हॉलीडेज मेड पॉसिबल बाय द ग्रोथ ऑफ कमर्शियलाइजेशन एयरलाइंस एंड improvement in accommodation allowing large number of people to travel affordably to popular destinations। तो जब मास टूरिज्म बढ़ा तो कैसे लोगों को ना, जैसे एक ग्रुप हॉलीडे पैकेज बनाने में इजी हुआ, लोगों को रूम्स इजीली मिल जाते थे। पॉपुलर डेस्टिनेशन में जाना है किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, तो उनको अकोमोडेशन इजीली मिला, फूड मिलने लग गया, एयरलाइंस में सीट्स को बुक करा ली जाती हैं ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। तो मास टूरिज्म बढ़ने लग गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, चीजें और बढ़ने लग गई ट्रैवल इंडस्ट्री में भी। ठीक है, और digital revolution, the advancement of the internet and digital technology has revolutionized travel planning and booking। The internet has also facilitated remote work and digital nomads, enabling people to work while traveling। और साथ ही साथ जब से ये डिजिटल एरा आया है, डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ है, तब से क्या होने लगे, लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, ट्रैवल के साथ साथ वो अपना काम भी कर सकते हैं इजीली। आपको अपना लैपटॉप कैरी करना है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, तभी आप अपना काम कर सकते हैं। और साथ ही साथ ट्रैवल में इसलिए भी हेल्प हुआ है बिकॉज आप अपने टिकट्स बुक कर सकते हैं इजीली, बिना किसी क्लाइंट के पास गए हुए। आप अपने बिना किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आप अपनी टिकट्स को बुक कर सकते हैं, अपने प्लान बना सकते हैं, ट्रैवलिंग का सारी चीजें आप डिजिटली कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी बहुत हेल्प हुआ है। और लोगों को किसी भी डेस्टिनेशन में घूमने जाना है, तो उसके बारे में वो डिजिटली पहले से ही नॉलेज ले सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या प्लेसेस हैं, टू अट्रैक्शंस, है ना। इन सारे नॉलेज को वो पहले से ही ले सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है कल्चरल एक्सचेंज। इसमें क्या हुआ है, इंक्रीज्ड ग्लोबल कनेक्टिविटी हैज फोस्टर्ड कल्चर एक्सचेंज, दिस हैज लेड टू ग्रेटर इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन। इसमें क्या हुआ है, जैसे जैसे कल्चर एक्सचेंज होने लगा है तो लोगों को एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता चलने लग गया। तो उससे एक ग्लोबलाइज तरीके से लोगों को नए नए कल्चर्स को सही देखने को मिला, सीखने को मिला नए नए कल्चर से। कई लोग नए दूसरे कल्चर से अट्रैक्ट होते हैं,
तो उनके टूर करने का रीजन भी कई बार कल्चर बन जाता है। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज हैज गिवन राइज टू सस्टेनेबल ट्रैवल प्रैक्टिसेस। तो एनवायरमेंटल के थ्रू जब अवेयरनेस आई लोगों के अंदर, तो उससे भी ट्रैवल बढ़ा, और ट्रैवल बढ़ने से क्या हुआ कि एनवायरनमेंट को ज़्यादा सपोर्ट मिला और चीज़ों को समझने में लोगों को ईज़ी हुआ, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स थे, जो कि दिखाते हैं कि कैसे धीरे-धीरे ट्रैवल का जो है डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है? और साथ ही साथ एडवेंचर एंड स्पेशलाइज्ड ट्रैवल। आजकल ऐसे ट्रैवल्स के ऐसे प्लानिंग बनने लग गए हैं नए, खासकर एडवेंचर जो कि टूर ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हैं। अट्रैक्शन की वजह से लोगों कइयों को एडवेंचर करना पसंद होता है, जिसकी वजह से वो एडवेंचर कर पाते हैं। तो इससे भी डेवलपमेंट हुआ है, जैसे नए-नए एडवेंचर एक्टिविटीज़ आई हैं, जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गया, है ना? स्कूबा डाइविंग हो गया। ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म जो है एक तरीके से ग्लोबली फैल गई है और ये ग्लोबल इंडस्ट्री की तरह बन गया है। जिसके बारे में लोगों को और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग गया है, और वो किसी भी कंट्री में टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो इस वजह से भी टूरिज्म इंडस्ट्री का जो है वैल्यू बढ़ी है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एडवांसमेंट जब से आया है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि टूरिज्म में और भी ज़्यादा सेफ्टी बढ़ गई है। लोग हेल्थ प्रिकॉशन ले लेते हैं, पहले से ही ट्रैवल इंश्योरेंस करा लेते हैं, ताकि उनको डर खत्म हो जाता है कि अगर ट्रैवल के दौरान उनके जर्नी के दौरान उनको कोई इंजरी होती है, कुछ होता है, तो वो ट्रैवल इंश्योरेंस उनका हो रखा होता है, तो इससे भी लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? तो इन समरी मॉडर्न ट्रैवल हैज़ बीन शेप्ड बाय टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, चेंज इन ट्रांसपोर्टेशन मोड्स एंड शिफ्ट्स in societal values and preferences. Travel has become more accessible drivers and integrated into our lives, with people exploring new horizons and seeking enriching experiences in an ever expanding global landscape. So इन समरी आप बता सकते हैं कि कैसे नई टेक्नोलॉजीज के एडवांसमेंट की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन के एडवांसमेंट की वजह से जो ट्रैवल है वो धीरे धीरे डेवलप हुआ है, ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, राइट अ डिटेल नोट ऑन टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट। तो टूरिज्म सैटेलाइट अकाउंट की अगर हम बात करें, तो ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिससे पता चलता है कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक में टूरिज्म के सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन हुआ है। टूरिज्म सेक्टर ने किसी कंट्री के इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट किया है, वो हमें इस अकाउंट से पता चलता है, ठीक है? इट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल ब्रेकडाउन of the various components and impacts of tourism, helping policymakers, economists, and industry stakeholders understanding the significance of tourism in terms of income, employment, and other economic indicators. तो टूरिज्म सेक्टर में कितनों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, उसका इनकम क्या क्या है, कितनी चीजें जनरेट हुई हैं, उसका इकोनॉमिकली क्या इफेक्ट पड़ा है, इन चीजों को समझने में जो सैटेलाइट अकाउंट है वो पॉलिसी मेकर्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, या जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनको ये सारी चीजें समझने में हेल्प करता है, ठीक है? और साथ ही साथ अगर हम सैटेलाइट अकाउंट के कुछ की पॉइंट्स की बात करें, तो फर्स्ट होता है हमारा टूरिज्म डिमांड। दिस एस्पेक्ट फोकस ऑन इनबाउंड एंड डोमेस्टिक टूरिज्म एक्सपेंडिचर्स। इसमें बेसिकली जितने भी इनबाउंड और डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उससे फोकस होता है। इट इनकम्पासेस स्पेंडिंग ऑन अकोमोडेशन, फूड, बेवरेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी में जितना खर्चा आया, जितना इनकम हुई है, उससे रिलेटेड इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो जो दूसरा होता है हमारा टूरिज्म सप्लाई। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टूरिस्ट सच एज अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एक्सेट्रा। तो अभी हमने देखा टूरिज्म डिमांड में क्या होता है, जितना भी फूड हो गया, बेवरेजेस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इनको लेकर। परंतु जो टूरिज्म सप्लाई है, उसमें क्या पता चलता है कि इस कैटेगरी में जितने भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, जो मिली हैं, वो जो गुड्स आए हैं, जितनी भी सर्विसेज नई-नई दी जा रही हैं, उससे क्या एक्सपेंसेस बढ़े हैं, क्या कंट्रीब्यूशन मिला है, उसमें इकोनॉमिक में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उस सारी चीज़ों के बारे में इसमें इन्फॉर्मेशन होती है। सो बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो टूरिज्म डिमांड होता है, इसमें इनबाउंड और डोमेस्टिक टूरिज्म एक्सपेंडिचर पे देखा जाता है, ठीक है? एंड टूरिज्म सप्लाई में क्या होता है कि जितने भी टूरिस्ट हैं, उनको कौन-कौन सी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई हैं, इसके सारे एक्सपेंडिचर, ठीक है? और डायरेक्ट टूरिज्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है कि दिस कंपोनेंट कैलकुलेट्स द वैल्यू एडेड कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म रिलेटेड इंडस्ट्री टू द नेशनल जीडीपी। तो नेशनल जीडीपी जो होती है, उसमें टूरिज्म में रिलेटेड जितनी भी किसी भी कंट्री की जो जीडीपी है, उसमें टूरिज्म इंडस्ट्री से कितना कंट्रीब्यूशन आया है, उसका कैलकुलेशन करा जाता है इसमें, ठीक है? और साथ ही साथ टोटल टूरिज्म, इसमें क्या होता है, द टोटल जीडीपी रिलेटेड टू टूरिज्म इज द सम ऑफ बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू रिफ्लेक्ट द एंटायर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टूरिज्म। जितना भी डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, जितने भी तरीके की कंट्रीब्यूशन टूरिज्म में होते हैं,
किसी भी कंट्री के जीडीपी में, तो उसको कैलकुलेट करके जो रिफ्लेक्ट होता है किसी के इकोनॉमिक में, तो बेसिकली उसको हम टोटल टूरिज्म कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मतलब है यहाँ पे कहने का, किसी कंट्री के जीडीपी में टूरिज्म रिलेटेड जितना भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है उसको टूरिज्म टोटल टूरिज्म कहा गया, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, टीएसए प्रोवाइड डाटा ऑन द नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएटेड बाय टूरिज्म इंक्लूडिंग बोथ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड इन द टूरिज्म सेक्टर एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है आपको कि टूरिज्म के थ्रू कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, जॉब्स मिला है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट सेक्टर से हो। अगर टूरिज्म में कितने लोग जो है इन्वॉल्व है, बेसिकली कितने लोगों को जॉब्स मिली है, ठीक है, कितना टूरिज्म सेक्टर ने कितना जॉब प्रोवाइड कराया है, क्रिएट किया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। गवर्नमेंट रेवेन्यू, इसमें क्या होता है कि इट ट्रैक्स tax revenue generated from tourism related activities including taxes on accommodation, transportation, sale, etc. इस वाले पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि टूरिज्म सेक्टर से जितनी भी चीजें हो, चाहे वो गुड्स हो सर्विसेज हो, उसमें जितना भी एक्सपेंडिचर आ रहा है, इनकम हो रहा है, उसमें कितना टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को जा रहा है, कितना उस टैक्स से गवर्नमेंट को कितना रिवेन्यू मिल रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो आपको इसमें देखने को मिलती है। और नेक्स्ट है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी टीएसए जो होता है ऑल्सो कंसीडर द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड टूरिज्म, हेल्पिंग टू एक्सेस द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इम्पैक्ट। तो मतलब पेमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जितने भी गुड्स हैं सर्विसेज हैं, उसमें टूरिज्म को क्या हेल्प मिल सकती है, किस तरीके से एक्सेस में, उस चीज पे फोकस किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली जितना भी आपका सैटेलाइट अकाउंट होता है उसमें आपको ये सारे इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती हैं, जिससे किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक में टूरिज्म सेक्टर से कितना कंट्रीब्यूशन आया है उसको समझने में इजी हो जाता है, ठीक है। So, tourism satellite account is valuable because it allows for the assessment of the economic significance of tourism within a country, region or even at the local level. तो local level पे, regional level पे या पूरी country में tourism sector से क्या assessment रहा है, क्या मतलब चीजें significant आई हैं, economic में क्या impact पड़ा है, उस चीज को समझने के लिए satellite account जो है बहुत important है, ठीक है। And government and tourism authorities can use this data to make informed decisions about policies, investments, marketing strategies and sustainable development initiatives etc. तो बेसिकली जब इन सारे इंफॉर्मेशन को मिल जाती है तो गवर्नमेंट को ये इजी हो जाता है कि टूरिज्म सेक्टर को एनालाइज कर पाना, उससे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसी अगर नई बनानी है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, तो इन इंफॉर्मेशंस को गैदर कर लिया जाता है, जिससे बहुत हेल्प होती है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग ये सारी प्लानिंग करी जाती है, ठीक है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्हाट आर द पुश एंड पुल फैक्टर्स इन टूरिज्म मोटिवेशन, सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो यहाँ पे पुल और पुश फैक्टर्स क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। पुश फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको मजबूर करते हैं कि आपको इस जगह को छोड़कर जाना है, आपको ट्रैवल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने जॉब से इरिटेट हो चुके हैं, आपके जॉब से फेडअप हो चुके हैं, आपको कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, आप उस लाइफस्टाइल को थोड़े समय के लिए छोड़ना चाह रहे हैं, तो वो आपका पुश फैक्टर हो गया, ठीक है। और पुल फैक्टर होते हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर। फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल इतना ब्यूटीफुल है, तो उसकी ब्यूटी को ही देखकर लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो वो एक तरीके से पुल फैक्टर हो गया, ठीक है, क्योंकि उसने आपको आकर्षण किया अपनी ओर, ठीक है। So push and pull factors are key concepts in understanding the motivation behind tourism. They help explain why people decide to leave their homes and travel to different destination. इससे आपको पता चलता है कि people जो है, ये जो pull और push factors है, इसी से पता चलता है कि लोग अपने घरों को छोड़कर डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन पर ट्रैवल करने क्यों जाते हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों के एग्जाम्पल्स के साथ समझें, फॉर एग्जाम्पल पुश फैक्टर की अगर हम बात करें तो स्केप फ्रॉम रूटीन। आप अपने रूटीन से बोर हो चुके हैं, आपको उससे थोड़े समय के लिए छुटकारा चाहिए, उसके लिए भी हो सकता है। एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन, आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नए नए एडवेंचर करना चाहते हैं, आप फॉर एग्जाम्पल ऐसी जगह रहते हैं जहाँ किसी तरीके का कोई एडवेंचर नहीं है, कोई चीज नहीं है एक्सप्लोर करने लायक, तो आपके लिए वो पुश फैक्टर होगा कि आपको जाना है, चीजों को एक्सप्लोर करना है। हेल्थ एंड वेलनेस हो गया, ये भी कई बारी चीजें होती हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ही लाइक बहुत ही ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत पोल्यूशन है, आपकी हेल्थ बेकार रहती है, आप अपने हेल्थ को थोड़ा सा रिजुविनेट करने के लिए आप थोड़ी जगह दूसरी जगह जाना चाहते हैं, थोड़ा सा अपना
वेलनेस लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या होगा, आप पहाड़ों की ओर आकर्षित होंगे, है ना? तो और पहाड़ों की तरफ जाना, ये है हेल्थ एंड वेलनेस आपके लिए पुश फैक्टर की तरह काम करेगा। फैमिली एंड सोशल रीजन, फैमिली गैदरिंग्स, वेडिंग्स, रियूनियन एंड अदर सोशल इवेंट्स कैन पुश पीपल टू ट्रैवल टू स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। जब आपके फैमिली में किसी की शादी होती है, तो आपको लगता है ना कि हमें वहां पे जाना चाहिए, कोई अट्रैक्ट नहीं कर रहा, पर आपके अंदर से खुद के लगता है मुझे जाने का मन कर रहा है, मुझे जाना है। तो वो एक तरीके से पुश फैक्टर हो, जो आपको पुश कर रहा है कि आपको जाना है, आपको ट्रैवल करना है, ठीक है? और दूसरी ओर अगर हम पुल फैक्टर की बात करें, तो पुल फैक्टर ऐसे होते हैं नेचुरल ब्यूटी। फॉर एग्जांपल जैसे माउंटेन्स की ओर लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज़ ऑफ उनकी ब्यूटी इतनी ब्यूटीफुल होती है ना? जैसे कि स्विस एल्प्स हो गया, ये स्विट्ज़रलैंड में है, बहुत अट्रैक्टिव है ना? और कल्चरल अट्रैक्शन, यूनिक कल्चरल एक्सपीरियंसेस, हिस्टोरिकल साइट्स, हो गए, म्यूज़ियम हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, आर पावरफुल पुल फैक्टर्स। ये बहुत पुल फैक्टर्स होते हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है? क्यूज़ीन्स क्यूज़ीन्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। कई लोगों का ट्रैवल करने का मोटिव ही क्यूज़ीन्स होती है। वो वहाँ का किसी भी डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं, तो वहाँ का क्यूज़ीन ट्राई करना चाहते हैं, वहाँ के लोकल फूड, लोकल फ्लेवर को टेस्ट करना चाहते हैं। तो ये भी एक तरीके से पुल फैक्टर हो गया, ठीक है? एंटरटेनमेंट एंड इवेंट्स, कुछ जगहों पर ऐसे एडवेंचर अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, ऐसे-ऐसे इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है? So understanding the interplay between the push and pull factors is essential for destination marketing and tourism management. By identifying and capitalizing on these factors, destination can tailor their offering to meet the motivation and desire of potential visitors, ultimately attracting a more diverse range of tourists. ठीक है, तो इन दोनों फैक्टर्स को जब आप समझते हैं, तो आपको पता चलता है कि टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट करना है, टूरिस्ट किस चीज की ओर अट्रैक्ट होता है, और टूरिस्ट के लिए क्या पुल फैक्टर हो सकता है, पुल फैक्टर पे काम करके कैसे आप टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे पुश और पुल फैक्टर में बेसिकली यही मेन डिफरेंट है। पुश ऐसी सिचुएशन जब आपको कोई चीज़ पुश कर रही हो कि आपको वहाँ से जाना है, आप वहाँ से बोर हो चुके हैं, ठीक है? और पुल फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ठीक है? आई होप कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन टूरिज्म एज अ लीजर एक्टिविटी। लीजर एक्टिविटी क्या होता है? फुर्सत के समय में आप क्या करते हैं, ठीक है? तो ऐसी एक्टिविटी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल्स वल्नरेटरली ट्रैवलिंग टू डेस्टिनेशंस आउटसाइड देयर यूजुअल प्लेस, अपने यूजुअल प्लेस से अलग जाके हटके रिलैक्स करना, एंजॉयमेंट करने के लिए, ठीक है? पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है? सो टूरिस्ट सीक्स अ ब्रेक फ्रॉम देयर डेली रूटीन, अपने डेली रूटीन से बोर हो जाते हैं, तो वो अपना ब्रेक चाहते हैं, तो इस वजह से भी ट्रैवल करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्लेजर एंड टूरिज्म। प्लेजर और टूरिज्म का क्या उम, दोनों का फंडामेंटल है। सो प्लेजर इज अ फंडामेंटल मोटिवेशन फॉर टूरिज्म, क्योंकि जब आप टूरिज्म करते हैं तो आपको बहुत अच्छी खुशी मिलती है। बहुत लोगों को ट्रैवल करना पसंद होता है, तो ट्रैवल करना एक तरीके से प्लेजर है, ठीक है? सो ट्रैवलर्स embark on journey to experience pleasure in various forms, whether through exploring new destination, enjoying different cuisines, partaking in an adventure activities। लोगों का ट्रैवल करने का मोटिवेशन जो है वो कई तरीके का हो सकती है, तो कुजीन हो सकती है, वहाँ का कल्चर हो सकता है, एडवेंचर एक्टिविटी हो सकती है, वहाँ की ब्यूटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो उन चीज़ों से जिसको प्लेज़र मिल रहा है, टूरिज़्म के साथ-साथ प्लेज़र भी मिलता है, ठीक है? तो यही इस टॉपिक में आपको डिस्कस करना था कि प्लेज़र और टूरिज़्म क्या है? तो बेसिकली टूरिज़्म करते हैं तो आपको प्लेज़र मिलता है, और प्लेज़र की वज़ह से के लिए ही आप टूरिज़्म करते हैं, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। इसी का सी पॉइंट में आपसे पूछा गया है रिक्रिएशन एंड टूरिज्म। Recreation is a key aspect of tourism in compassing activities that individuals engage in for enjoyment, relaxation and physical or mental well-being। यहाँ पे well-being लिख लेना आप, ठीक है? सो टूरिस्ट ऑफन सीक्स रिक्रिएशनल एक्सपीरियंसेस इन ड्यूरिंग देयर ट्रिप्स, वेदर इट्स हाइकिंग इन अ नेचुरल पार्क, पार्टिसिपेटिंग इन वाटर स्पोर्ट्स और अटेंडिंग कल्चरल इवेंट्स, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, वाटर स्पोर्ट्स हो गया, कल्चर इवेंट्स हो गए, उसको अटेंड करने के लिए वहाँ पे आप जाते हैं, टूरिज्म करते हैं, नई-नई चीज़ों को क्रिएट करते हैं, आप सीखते हैं। सो रिक्रिएशन नॉट ओनली एड्स वैल्यू टू द ट्रैवल एक्सपीरियंस बट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द फिजिकल एंड इमोशनल रिजुविनेशन दैट टूरिस्ट सीक्स। जो टूरिस्ट को चाहिए होता है, प्लेजर से रिजुविनेशन चाहिए होता है, तो ऐसे रिक्रिएट करके आप चीज़ों को और ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैनी
tourism destination are chosen for their recreational opportunities, making them appealing to those looking for leisure and adventure activities. तो आजकल आप देख रहे होंगे कैसे नई-नई चीज़ों को ना क्रिएट किया जा रहा है, रिक्रिएट करा जा रहा है। कोई ऐसी सिंपल सा गार्डन था, वहाँ पे आपने मड हाउस बना दिया, तो लोग उस मड हाउस को देखने के लिए, वहाँ पे स्टे करने के लिए, वहाँ पे थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट करने के लिए उस मड हाउस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो उसको बेसिकली आपने रिक्रिएट किया और वो एक ट्रैवल करने का एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन बन गया, है ना? तो यहाँ पे रिक्रिएशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है टूरिज़्म में और ये आपको बहुत अच्छी सफलता भी दिखा सकती है, अगर आप टूरिज़्म सेक्टर में हैं तो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल अप्रोच फॉर टूरिज्म स्टडी। जब आप टूरिज्म की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हिस्टोरिकल अप्रोच जो है वो कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसके बारे में बताना है। फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है इसमें, कल्चरल एंड हेरिटेज टूरिज्म। हिस्ट्री प्रोवाइड्स अ रिच tapestry of culture and heritage. Studying a destination historical backgrounds allows tourists to connect with its root, appreciates and its tradition. जब आप टूरिज्म को पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी डेस्टिनेशन में जाना चाह रहे हैं और वहाँ के बारे में आप थोड़ा नॉलेज लेना चाह रहे हैं, तो जब आप उसके हिस्टोरिकल अप्रोच को पढ़ते हैं तो उसके वहाँ के हेरिटेज के बारे में पढ़ते हैं, तो आपको वहाँ की चीज़ें बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। तो उससे क्या होता है कि टूरिस्ट को ना पूरा मतलब वह सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, कट टू क्लियर हो जाती हैं कि वहाँ पे पहली चीज़ें क्या थी, क्यों ये जगह फेमस है, वहाँ पे म्यूज़ियम क्यों है, वहाँ पर लैंडमार्क क्यों है, वो जो म्यूज़ियम है उसमें क्या-क्या चीज़ें रिलेटेड हैं। तो इससे आपको हिस्टोरिकल पूरी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है? और साथ ही साथ नैरेटिव एंड स्टोरी टेलिंग, हिस्टोरिकल नैरेटिव्स कैन कैप्टिवेट टूरिस्ट इमेजिनेशन एंड क्रिएट्स इमोशनल कनेक्शंस टू अ डेस्टिनेशन। द स्टोरीज ऑफ पास्ट इवेंट्स, फेमस पर्सनालिटीज एंड सोसाइटल चेंजेस एंड डेप्थ टू और टूरिस्ट एक्सपीरियंसेस। तो देखिए यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, 2। तो देखिए यहाँ पे जब आप नैरेटिव करते हैं या स्टोरी टेलिंग करते हैं, तो जो भी टूरिस्ट है, उसको जब आप स्टोरी टेलिंग करके बताते हैं, तो वो ना वहाँ के जितना भी जो उसका पास्ट था, उससे इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं। वो जो कोई फेमस पर्सनैलिटी जो उस इवेंट से रिलेटेड कनेक्टेड थी, वो चीज़ क्यों था? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ताजमहल के बारे में स्टोरी आप बता रहे हैं, तो उसमें शाहजहाँ से कनेक्ट कर पाएँगे, ठीक है? इमोशनली कनेक्ट हो पाएँगे, ठीक है? तो वहाँ पे बेसिकली जब हम नैरेटिव और स्टोरी टेलिंग करते हैं, तो वहाँ के डे पास्ट का जो जितनी भी चीज़ें थी वो टूरिस्ट के अंदर ना इमेजिनेशन की तरह बन जाती है चीज़ें, ठीक है? और साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में आप बता सकते हैं अंडरस्टैंडिंग चेंज। हिस्टोरिकल एनालिसिस अलाउज अस टू अंडरस्टैंड हाउ अ डेस्टिनेशन हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम। फुल स्टॉप दिस यहाँ पे फुल स्टॉप को काट देना आप। Over time, this understanding is crucial for destination management as it's help preserving heritage while accommodating modern needs. तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट में क्या पता चल रहा है आपको जब आप पढ़ते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में, तो आपको वहाँ की डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है कि कैसे ये चीज़ पहले यहाँ पे ऐसी हुआ करती थी, फिर धीरे-धीरे डेवलपमेंट हुआ, तो चीज़ें चेंज होकर ऐसी-ऐसी चीज़ें होने लग गई, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट कॉन्फ्लिक्ट एंड रिज़ोल्यूशन एंड पीस टूरिज्म। The historical knowledge of conflict resolution reconciliation process can facilitate peace tourism by promoting understanding and tolerance among different groups. Different groups में tolerance करना, understanding कर पाना, उससे easily conflict कर पाना और वहाँ के background के बारे में जान पाना, ठीक है? और नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट में आप बता सकते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एसेट्स। इससे क्या होता है द हिस्टोरिकल अप्रोच अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग कल्चर एसेट्स, आर्टिफैक्ट्स एंड ट्रेडिशनल इंश्योरिंग दैट दे आर पास्ड डाउन टू द फ्यूचर जनरेशन। जब आप हिस्टोरिकल नॉलेज ले लेते हैं तो आपको पता चलता है कि ये चीज इतनी साल पुरानी है, वो अभी तक सेफ है। तो ये आपका एक कर्तव्य बन जाता है कि उस चीज को आपको भी सेव करके रखना है ताकि आने वाली जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन जो भी होगी, उसको भी वो चीज़ देखने को मिले, उसके बारे में पता चले, ठीक है? सो इनकॉर्पोरेटिंग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इनटू टूरिज्म स्टडीज नॉट ओनली enhance enhances appreciations of the places we visit, but also provides valuable insight for destination planning, marketing and sustainable development. तो केवल आप जिस जगह ट्रैवल करने जा रहे हैं उस जगह के इन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने के साथ साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो कई चीजों में हेल्प करती है, मार्केटिंग करने में, उसकी डेस्टिनेशन करने के लिए, उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आई होप कि आपको पता होगा, ऐसा डेवलपमेंट कि आप जो भी वर्तमान पीढ़ी है उसकी भी जरूरतें पूरी हो सके और जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है
उसके लिए भी संसाधन, चीज़ें जो है वो बड़ी बची रहे, ठीक है? सो अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डेस्टिनेशन ज्योग्राफी एंड हिस्टोरिकल इनेबल टूरिज्म प्रोफेशनल्स टू क्रिएट authentic and enriching experience for travelers while preserving the integrity of the environment and cultural heritage. तो कल्चरल हेरिटेज में, एनवायरनमेंट में जब आपको हिस्टोरिकल नॉलेज होती है टूरिज्म की, तो आप बहुत सारी चीज़ों को हेल्प कर पाते हैं। ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स के थ्रू, हिस्ट्री के एस्पेक्ट के थ्रू आप बहुत चीज़ों को सीखते हैं, और जो खासकर जो ऑथेंटिक प्रोफेशनल्स होते हैं टूरिज्म सेक्टर में, उनके लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल होती है। ठीक है? सो आई होप कि आपको यहाँ तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे आपको सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड